आज हम सीधे सवाल करेंगे यहाँ के कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी। 3 वर्ष में आप किस तरह से देखते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में आपका किस तरह का कार्यकाल, किस तरह का अनुभव रहा है? मुझे नहीं मालूम था कि मैं 3 साल पूरे करूंगा और टाइम कैसे बीत गया नहीं पता लगा। आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि कोई बड़े ओहदे पर लोग ये कह दे कि मेरी कोई कमी रह गई। तो जब कंट्रोल हमारा अच्छा नहीं होता, हमको डिपेंड करना पड़ता है जो पेपर सेटर होते हैं, पेपर एक्सपर्ट होते हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी कमी रह जाती है। भर्ती परीक्षाएं नहीं होगी, महासंग्राम जैसा हो गया, इतना बड़ा कंपटीशन कैसे आप देखते हैं? राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा थी। लगभग 2 गुना से ज़्यादा कुछ बच्चों का हमने उसमें शॉर्ट टेस्ट किया था फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और वो एक अपने आप में बहुत बड़ी एक्साइज थी। वे लोग चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे? ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, चाहे वो पद कोई सा भी हो, और चतुर्थ श्रेणी पद भी छोटा पद नहीं होता है। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक या इतने तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो 20 साल की उम्र में लाखों रुपए कमा रहे हैं, और एक तरफ 20 साल तक मेहनत कर जा रहे हैं युवा और उनको भर्ती परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही। बहुत सारे यहाँ पर मौके अवेलेबल हैं, बहुत सारी लाइन है, बहुत सारे प्रोफेशंस अवेलेबल हैं, तो वो कैंडिडेट की पर्सनल चॉइस होती है। तो ये जो आपने सोशल मीडिया पे लोगों से कनेक्ट किया है और ख़ास तौर पर अभ्यर्थियों से, तो ये कैसे आप कर लेते हैं? फनी सी बातें पूछते हैं और बताते हैं, और मैं भी फिर कोशिश करता हूँ कि मैं बजाय एक स्टिफ कॉलर चेयरमैन बन के और टेढ़ा सा मुंह करके रहूं, मैं चाहता हूं कि मैं बच्चों के साथ बच्चों जैसा रहूं। नमस्कार, डीडी न्यूज़ राजस्थान के खास पॉडकास्ट शो बियॉन्ड द हेडलाइंस में आपका फिर स्वागत है। मैं हूं महेश दाधिच। दोस्तों, राजस्थान में अगर भर्ती का सपना कोई अभ्यर्थी संजोता है तो उसके लिए सबसे बड़ा नाम होता है RSSB, यानी जिसे हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम से भी जानते हैं। यहाँ भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रियाओं से लेकर परिणाम और नियुक्ति तक जो अभ्यर्थियों की उम्मीदें हैं, उनसे जुड़े हुए आज हम सीधे सवाल करेंगे यहाँ के कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी। आज हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर बियॉन्ड द हेडलाइंस में। थैंक यू सो मच। जय हिंद महेश जी। पिछली बार जब हम आपसे मिले थे तब काफ़ी सारी बातचीत हुई थी और कई बातें अधूरी भी रह गई थी। आज हम फिर से अभ्यर्थियों के सवालों को लेकर के एक बार फिर आपसे रूबरू हो रहे हैं सर, और आपसे क्योंकि 3 वर्ष का कार्यकाल अभी आपने आज ही पूरा किया है, 3 वर्ष में आप किस तरह से देखते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में आपका किस तरह का कार्यकाल, किस तरह का अनुभव रहा है? सबसे पहला सवाल यही। तो आपके सभी दर्शकों को मेरा सत श्री अकाल, जय हिंद, नमस्कार। और 3 साल जो पूरे हुए हैं, मुझे बहुत खुशी है। मुझे नहीं मालूम था कि मैं 3 साल पूरे करूँगा। मैंने 17 अगस्त 2023 में कर्मचारी चयन बोर्ड को ज्वाइन किया था, और टाइम कैसे बीत गया नहीं पता लगा। बहुत सारे परीक्षाएं हुई, बहुत सारे एक्शन हुए, और मुझे एक्चुअली बहुत खुशी है ओवरऑल। यदि बोलना चाहूँ मैं और शॉर्ट के अंदर, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो सारी परीक्षाएं हुई, हमने बहुत पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराई, और लगभग 138 के आसपास परीक्षाएं हो चुकी हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। यदि इसको कंपेयर किया जाए, इसको तुलना की जाए इससे पुराने लगभग 9 से 10 साल के अंदर, तो हमने बहुत सारी परीक्षाएं कराई हैं। शायद पहले मेरे ख्याल से 108 107 परीक्षाएं हुई थी 2014 से 2023 तक, लेकिन उसके बाद हमने लगभग 138 परीक्षाएं करा दी हैं पिछले 2.5-3 साल के अंदर। तो अपने आप में उपलब्धि है, और ये एक कलेक्टिव अचीवमेंट है, सिर्फ मेरा नहीं। मैं एक बहुत इसमें एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस पूरे सिस्टम का। कर्मचारी चयन बोर्ड, हमारे ऑनरेबल मेंबर्स, हमारे पूरा स्टाफ, हमारे कर्मी, राज्य सरकार के अलग अलग विभाग जिन्होंने पूरा टाइम से अर्थना भेजी, सपोर्ट किया, और सबसे ज़्यादा हमारे जिला प्रशासन, जहाँ पर हम परीक्षाएं कराते हैं, जिसमें हज़ारों शिक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, जिला प्रशासन के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, और उससे भी ज़्यादा हमारे लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा प्रतियोगी या अभ्यर्थी या युवा जो कि परीक्षा देते हैं बहुत अनुशासन से। तो हम सब का ये कलेक्टिव अचीवमेंट है, जिसकी वजह से ये कार्य पूरा हो पाया, और मुझे इसकी बहुत खुशी है। और मैं आपके माध्यम से सभी वो लोग जिन्होंने इस पूरे कार्रवाई को करने में, मुकम्मल करने में इंश्योर किया, उन सबको मैं आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ। हम
एक डैशबोर्ड भी दे सकते हैं कि कितनी भर्ती परीक्षाएं अभी हमारी चल रही है और कितनी परीक्षाओं में हम पूरा कर चुके हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई नवाचार नहीं, और ये नवाचार आपके साथ संभव है क्योंकि आप कई सारे नवाचारों और कई सारी पहल आप करते रहते हैं। जो आपने बताया कि एक डैशबोर्ड होना चाहिए, एक तरह से लाइव काउंटर जैसे हो, जी। जहाँ पर कि कौन कौन सी परीक्षाएं हुई, कितनी परीक्षाएं हुई अभी तक और परीक्षाओं की स्थिति क्या है, इसके बारे में हमने विचार किया था और हमने चाहा भी था। लेकिन ये भी मुकम्मल नहीं हो पाया क्योंकि हमारा प्रयास है कि हमारी नई वेबसाइट जो बने उसके अंदर ये एक हमारा एक फ़ीचर होगा, तो उस पर कार्रवाई चल रही है। पर चूँकि ये सरकारी प्रक्रिया होती है, उसमें टेंडर्स का सिस्टम होता है, उसमें बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, तो मुझे लगता है कि वक्त लगेगा, लेकिन ये हमने सोचा हुआ है एंड इट विल बी वेरी मच डन। ये होगा हमेशा जब हम प्रयास करेंगे। एक बड़ी साफगोई के साथ आप 3 वर्ष के कार्यकाल पर ये लिख देते हैं कि कहीं कमी रह गई तो उसको भी, कि डिलीटेड सवालों पर मैं कुछ कर नहीं पाया, एक बड़ी वो कमी रह गई। आमतौर पर ऐसा होता नहीं कि कोई बड़े ओहदे पर लोग ये कह दे कि मेरी कोई कमी रह गई। नहीं, एक्चुअली हम सभी, हम सभी प्रयास करते हैं। जब प्रयास करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हर बात पूरी हो पाए, हर बात आप अचीव कर पाओ। और शुरू से ही जब मैंने ज्वाइन किया था अगस्त 2023 में, तभी से मुझे ये बात का पता लग गया था कि परीक्षाओं के अंदर प्रश्न डिलीट होते हैं। वैसे बता दूं, 2023 से पहले 2014 से 2023 के बीच में यदि हम एक औसत निकालेंगे तो लगभग 2 से ऊपर प्रश्न हर परीक्षा में डिलीट होते थे। और अभी मामूली सा इम्प्रूवमेंट हुआ है 2024 के बाद जो परीक्षा हमने कराई हैं उसमें 2 से थोड़ा सा कम, मामूली सा कम, 2 से कम, लेकिन पर परीक्षा में पेपर क्वेश्चन डिलीट होते हैं। हालांकि ये बिल्कुल भी अच्छी उपलब्धि नहीं है, और बल्कि ये तो मैं समझता हूँ कि ये एक नाकामी है। मैं चाहता था कि प्रश्न बिल्कुल डिलीट नहीं होने चाहिए। मैंने काफ़ी प्रयास भी किया, ये सर लेकिन कहाँ कमी रह जाती है जिसकी हाँ, वजह से ये डिलीट तो होते हैं? ये होता है कि जैसे आरपीएससी के अंदर अभी काफ़ी अच्छा औसत है, क्योंकि वहाँ पर वो इन हाउस उनका मैकेनिज़्म है पेपर बनाने का, और हमारा आउटसोर्स्ड है, हम बाहर से पेपर बनवाते हैं, तो उसमें हमारा कंट्रोल बहुत अच्छा नहीं होता है। तो जब कंट्रोल हमारा अच्छा नहीं होता, हमको डिपेंड करना पड़ता है जो पेपर सेटर होते हैं, पेपर एक्सपर्ट होते हैं, उसकी वजह से थोड़ी सी कमी रह जाती है। और एक दूसरा जो इशू होता है पेपर सेटर का भी, कि वहाँ पर एक डिबेट होता है अकाउंट एक्यूरेसी वर्सेस कॉन्फिडेंशियलिटी। आप जितना एक्यूरेट पेपर बनाना चाहेंगे उतने ज़्यादा लोगों को दिखाना पड़ेगा, उतने ज़्यादा एक्सपर्ट्स को चेक करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार, जितनी बार लोग देखेंगे उतनी बार उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो एक आपने देखा है जैसे नीट के अंदर एक पेपर सेटर ने ही पेपर को लीक कर दिया जी। तो ऐसे बहुत परीक्षाओं में ऐसा हो सकता है। तो इसी वजह से कि जद्दोजहद चलती रहती है कि पेपर को कितना एक्यूरेट बनाया जाए और कितनी कॉन्फिडेंशियल रखी जाए। हमारा प्रयास होता है कि पेपर बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, वो लीक नहीं होना चाहिए, तो उसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं देख पाते, और जितने कम लोग देखते हैं उतने फिर प्रश्न अच्छे नहीं बन पाते। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हमने कोशिश की, जैसे फॉरेस्टर परीक्षा हुई उसमें एक भी प्रश्न डिलीट नहीं हुआ, और एलडी से परीक्षा हुई उसके अंदर कुछ प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, तो वो एक अच्छा सूचक नहीं है। मगर फिर भी आगे हमारा प्रयास होगा कि जितना हो सके हम कम से कम प्रश्नों को डिलीट करें। और मैं समझता हूँ 1-2 प्रश्न डिलीट फिर भी हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा होना वो अच्छी बात नहीं है। प्रयास है, उम्मीद है कि अभी आगे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा। जी। अभी हाल ही में सर आपने एक बड़ी भर्ती परीक्षा कराई, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा। तो मैं ये देख रहा था कि इतनी बड़ी तादाद में जो आवेदन इसमें रहे, 25 लाख के आसपास में जो आवेदन, एक भर्ती परीक्षा ही नहीं होगी, महासंग्राम जैसा हो गया, इतना बड़ा कंपटीशन कैसे आप देखते हैं? ये राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा थी, जिसमें लगभग 53,750 पद थे, और इसमें लगभग 25 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। 25 लाख में से लगभग 21 लाख बच्चे अटेंड किया था, उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, और इस 21 लाख बच्चों में से फिर हमने 53,750 पदों में से लगभग 52,000 के आसपास हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, उनको रेकमेंड कर चुके हैं, और अब लगभग सिर्फ 2,500 या 2,000 पदों की भर्ती बची हुई है। वो ज़्यादातर बच्चे स्पोर्ट्स वाले और पीएच कैंडिडेट्स वाले बच्चे हैं जिनकी की रिपोर्ट आनी है, और उसके बाद ये भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। ये भर्ती एक बहुत बड़ा हमारा नॉट संग्राम, लेकिन एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज थी, जिसमें बहुत सारे पेपर बने थे, बहुत सारे सेंटरों पर परीक्षा की गई थी, कई शिफ्टों में परीक्षा हुई थी, और पूरे 38 जिलों के अंदर
बहुत सारे तादाद में कर्मियों ने लगकर इसमें पूरी कार्रवाई की थी। तो इट वाज अ वेरी बिग कलेक्टिव एक्सरसाइज, जैसे हम इलेक्शन कराते हैं वैसे कार्रवाई की गई थी। और मुझे बहुत खुशी है कि ये पूरी एग्ज़ाम होने के बाद में फिर नॉर्मलाइजेशन हुआ, उसमें भी 2 बार आइट्रेशन करने पड़े, कुछ इसमें त्रुटियाँ रह गई थी। और हमने एक नई इक्विपर्सेंटाइल के मेथड को यूज़ किया था नॉर्मलाइजेशन के लिए, जिसको कि सब ने लोग सराहा, और उसके वजह से लगभग हर पारी से लगभग बराबर बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। और उससे भी बड़ी एक्सरसाइज फिर बाद में शिक्षा विभाग ने की थी। उनका काम बहुत ही डिफ़िकल्ट था, जब उन्होंने एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की एक्सरसाइज की थी। लगभग 2 गुना से ज़्यादा कुछ बच्चों का हमने उसमें शॉर्टलिस्ट किया था फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और वो एक अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। लेकिन शिक्षा विभाग ने बहुत ही मुस्तैदी से, जो शिक्षाकर्मी थे विभाग ने बहुत ही मुस्तैदी से, बहुत ही कम समय में इस पूरी कार्रवाई को मुकम्मल किया, जो अपने आप में एक अचीवमेंट है, रिकॉर्ड है। और उसी की बदौलत हम लोग इतने सारे बच्चों को इतनी जल्दी रिकमेंड कर पाए, और सरकार ने फिर उसके बाद उनकी नियुक्ति दी है। खबरें आ रही थी कि बीटेक, एमबीए वाले और पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी वाले बच्चे आवेदन कर रहे थे, और जब इतने हाईली क्वालिफाइड लोग जब चतुश्रेणी कर्मचारी के पदों के लिए इस परीक्षा में बैठे हैं, संभवतः उनमें से कईयों के सिलेक्शंस भी हुए होंगे। आप उम्मीद रखते हैं कि वे लोग चतुश्रेणी के पदों पर अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे? देखिए, नॉर्थ इंडिया में और ख़ासकर राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ये जो स्टेट्स हैं, हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स, मैं समझता हूँ पंजाब के अंदर भी, यहाँ पर नौकरी, सरकारी नौकरी का बहुत महत्व है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, चाहे वो पद कोई सा भी हो। और चतुश्रेणी पद भी छोटा पद नहीं होता है, एक जिम्मेवारी का पद होता है। और इसी वजह से हर एक अभ्यर्थी जो कि एक सरकारी पद चाहता है, वो प्रयास करता है कि कहीं ना कहीं उसका एक सिलेक्शन हो जाए, ताकि फिर उसके बाद फिर वो आगे की अपनी एक जर्नी है, यात्रा वो जारी रखे। तो मैं समझता हूँ उसमें कोई गलत बात नहीं है, चाहे वो बीटेक हो, एमबीए हो। इतने सारे हमारे युवक हैं जो कि बहुत बेरोजगार भी हैं, तो हर एक की इच्छा होती है। तो इसी वजह से मैं समझता हूँ कि जो 25 लाख बच्चे बैठे थे, उसमें लगभग 75% यानी कि लगभग समझ लीजिए कि 18-20 लाख बच्चे थे जो कि ओवर क्वालिफाइड थे। इसमें रिक्वायरमेंट सिर्फ 10th पास की थी, और वो बिल्कुल जायज़ था उनका ये फॉर्म भरना और सेलेक्ट होना। और मैं समझता हूँ उसमें बहुत से बच्चे सेलेक्ट भी हुए हैं, और वो अक्सर मुझे मिलते भी हैं और बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने सिलेक्शन पाया और वो आगे की तैयारी कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक हर एक युवा का एक हक है कि वो उसको जब भी वो मौका मिले वो उसको चुने, सेलेक्ट हो, फिर आगे की जर्नी करे। हो सकता है इसकी वजह से काफ़ी सारे पद खाली हो जाएंगे, कुछ बच्चे छोड़कर आगे आरएएस, आरपीएस या सब इंस्पेक्टर परीक्षाएं दूर से चले जाएंगे, मगर ये एक साइकिल है जो हमेशा होता रहता है, और फिर दोबारा पद क्रिएट होंगे, दोबारा बच्चे फॉर्म भरेंगे, दोबारा सिलेक्शन होगा, तो ये चलता रहता है। अभी ये देखा सर कि चतुर्श्रेणी का जो पद है अब काफ़ी ग्लोरीफाई हो गया। हमने देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों पर लोग चतुर्श्रेणी अधिकारी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी और लिख करके, और वो टैक्स के साथ जा रहे। कई सारे ऐसे रील्स हमने देखे। तो लगता है कि अब तो एक जो सरकारी नौकरी है वो मतलब बहुत प्रेस्टिजियस हो गई है, और उसको पाने की जो होड़ देखने को मिली है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारी नौकरी का मतलब बहुत सिक्योरिटी होती है, एक जिम्मेवारी का पद होता है, एक रिकॉग्निशन खास करके हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है सरकारी पद की। तो एक सेलिब्रेशन है ये, जब बच्चा को सिलेक्ट होता है, सरकारी पद उसको मिलता है, तो उसका एक सेलिब्रेशन है, उसके परिवार का, उसके गाँव का, उसके कुनबे का। तो मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। यदि वो जैसे इनकी अफोर्ड कर सकते हैं, यदि एक छोटी कार, बड़ी कार, तो सबसे करते हैं। सो मैं आपके माध्यम सभी को बधाई देता हूँ, और बहुत खुश होता हूँ जब मैं ऐसे फोटोग्राफ्स देखता हूँ या मैं ट्वीट्स देखता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे बच्चे इसको एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर एक बात ये भी थी कि अभी आपने कहा कि 2000 पद बाकी चल रहे हैं, और एक पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव भी सर पर हैं। आचार संहिता की वजह से भी ऐसे पद अटक जाते हैं। आपको लगता है कई बार कोर्ट में जाने से भर्तियां अटक जाती है, कई बार आचार संहिता भी एक वजह बन जाती है, तो ऐसे जो रूटीन आपका जो कामकाज रहता है उस पर इन चीज़ों का प्रभाव होता है? जी बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। जब भी कोई भी भर्ती कोर्ट में अटकती है, जैसे भी सुपरवाइज़र एग्रीकल्चर की भर्ती, उसके अंदर वो कोर्ट में उसमें स्टे मिला हुआ है कुछ ही प्रश्नों को लेकर। इसी माफिक L1 भर्ती है, टीचर लेवल 1 की भर्ती, उसमें भी स्टे मिला हुआ है। और ऐसे हर एक बच्चे का हक है, यदि जो बच्चा परीक्षा देता है उसका हक है कि वो अपनी बात को न्यायालय के माध्यम से कोर्ट में कह सके, और फिर जो वो चाहता है वो करवाए। और नेचुरली इससे फ़र्क पड़ता है, पूरा प्रोसेस पर उस पर डिले होता है। हालांकि इन दोनों भर्तियों के अंदर जो
प्रोसेस फॉर डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस पर कोई असर नहीं है। नियुक्तियों पर रोक है, तो मैं समझता हूँ कि वो तो काम हो सकता है, मगर जैसे अब चुनाव आने वाले हैं, उससे कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क ही पड़ेगा कि हमको कुछ डिक्लेयर करना होगा रिजल्ट, तो हमको परमिशन लेनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन की। बिल्कुल। अदरवाइज जो हमारे जैसे भी परीक्षाएं हमको होने वाली है 22 और 23 अगस्त को, हम बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा कराने वाले हैं, उस पर कोई असर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर, डिक्लेरेशन पर असर पड़ता है। मगर मैं समझता हूँ कि ये चुनाव प्रक्रिया बहुत आवश्यक है और वो होती रहे। मेरे टाइम पर 2 बार हो चुका है, एक बार असेंबली इलेक्शन, एक बार संसद का इलेक्शन, दोनों हो चुके हैं और अभी ये तीसरा होने वाला है। मगर हम परमिशन लेकर एक कार्रवाई कर सकते हैं। थोड़ा डिले जरूर होगा, मगर मुझे समझता हूँ कि कोई कार्रवाई रुकने वाली नहीं है। एक सर, प्रक्रियाधीन जो भर्तियां रहती है, जैसे चतुर्थ श्रेणी है, तो उसमें भी कोई वेटिंग निकालनी चाहिए ताकि जो ज्वाइन नहीं करे उनको आगे में मौका मिल पाए, कि ऐसा कुछ विचार है? नहीं, वो हर एक परीक्षा के अंदर, सिवाय जो कॉन्ट्रेक्चुअल परीक्षाएं होती हैं, जैसे एक जीटी की परीक्षा थी, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की परीक्षा थी, या जो हमारी एनएचएम की परीक्षाएं होती हैं जो कि संविदा के आधार पर होती हैं जी, उनके अंदर वेटिंग का नियम नहीं है, सीएसआर का जो रूल है उसके अनुसार। लेकिन जो बाकी सभी भर्ती होती हैं, सीधी भर्तियां होती हैं, जिनके अंदर की जो रेगुलर भर्ती होती है, उसमें वेटिंग का नियम है, और वो वेटिंग का नियम बढ़कर अभी 1 साल का हो गया है। जो भी नई भर्तियों में 1 साल का हो गया है, लेकिन चतुर्थ श्रेणी में अभी भी वो पुराना 6 महीने का ही वेटिंग नियम है। जी जी। और एक और फ़र्क है जो नया हुआ है 1 साल का, उसमें ये भी है कि यदि कोई अभ्यर्थी या कोई कर्मी अपनी सीट छोड़ के जाता है किसी वजह से विदिन 1 ईयर, तो उस सीट को भरा जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा नियम सरकार लेकर आई है। सिर्फ उसका यही कि वो अभी फ़िलहाल उन भर्तियों पर लागू है जो उस नियम के आने के बाद का हमने नोटिफिकेशन निकाला था। चतुर्थ श्रेणी पर वाला नियम अभी लागू नहीं है। आपके जो दर्शक होंगे वो जानना चाहेंगे कि इसके बारे में क्या प्रक्रिया चल रही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने इसका ट्राई भी किया था और बहुत ही सक्षम स्तर पर मेरी इससे बातचीत भी हुई है। प्रयास भी हम कर रहे हैं और भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके इसके बारे में आगे बताया जाए। मैं समझता हूँ सरकार का भी ऐसी मंशा होगी कि इसको किसी प्रकार से लागू करें, लेकिन इसमें कुछ कानूनी अड़चनें होती होंगी, मैं समझता हूँ, क्योंकि जब भी आप किसी भी ऐसे नियम को लागू करते हैं तो उससे आने वाली जो जनरेशन होती है उनको लगता है कि उनकी जो अपॉर्चुनिटीज़ कम हो रही हैं, तो उनमें से यदि कोई कोर्ट में जा सकता है तो ये फिर पूरी प्रक्रिया रुक सकती है। तो मैं समझता हूँ इसी वजह से शायद सरकार भी कोई भी नियम लागू करती है तो वो नियम उन भर्तियों पर लागू होता है जो कि उस नियम आने के बाद नोटिफाई होती है जी। तो अब देखते हैं क्या रहता है इसका। अभी सर, अगर मैं ऑनगोइंग परीक्षाओं को लेकर के बात करूं और आगामी जो दिनों में आप बड़ी परीक्षाएं कराने जा रहे हैं उनकी तैयारियों को लेकर के अगर बात करना चाहूँ, किस तरह की तैयारी जो है वो अभी आप लोग की चल रही है इस पर? तो अभी 2 परीक्षाएं जो कि पात्रता परीक्षाएं वो हैं। एक है 23, 24, 25 अक्टूबर को ये परीक्षा है CET सीनियर सेकेंडरी, यानी कि समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी कैंडिडेट्स के लिए। इसमें लगभग 24 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है और ये 6 पारियों में परीक्षा कराई जाएगी और उसकी तैयारी अभी चल रही है। उसके जो पेपर्स वगैरह बनने होते हैं और जो मटेरियल पूरा हमको लेना पड़ता है ताकि सेंटर्स भेजते हैं, तो ये काफ़ी बड़ी परीक्षा है। इनफैक्ट ये जैसे चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की गई थी लगभग उसके बराबर की परीक्षा है, तो हमको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर अगली परीक्षा है वो है समान पात्रता परीक्षा CET ग्रेजुएशन, वो दिसंबर के पहले हफ्ते के अंदर है। वो 1, 2 और 3 दिसंबर को होगी। उसको हम 5 शिफ्ट्स में करेंगे। तो ये परीक्षाएं आने वाली इस साल की परीक्षाएं हैं और उसके बाद में एक जूनियर इंजीनियर परीक्षा है जो कि हम फरवरी में कराएंगे। उसके फॉर्म्स भरे जा रहे हैं और मेरे ख्याल से 24 अगले 1 महीने के अंदर ये फॉर्म्स भरे जाएंगे। तो ये परीक्षाएं होने वाली है। एक टैक्स असिस्टेंट परीक्षा की भी हमारे पास अर्थन आई थी, तो उस पर विचार अभी चल रहा है और मुझे लगता है कि ये परीक्षा भी हम कराएंगे, लेकिन मुझे लगता है ये परीक्षा शायद अप्रैल में कराएंगे। तो ये आने वाली परीक्षाएं ये हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा अभी फ़िलहाल और कोई अर्थना नहीं है। एक PTI की भी हमको परीक्षा करानी है, लेकिन उसके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं जो कि हम रिजॉल्व कर रहे हैं। जैसे वो इशू रिजॉल्व हो जाएंगे फिर हम उसका भी नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जी। सर, एक सवाल ये भी कि CET की आपने बात की है, ये किस तरह का आपका जो आइडिया था वो कैसे इम्प्लीमेंट हुआ है और किस तरह के इसके परिणाम भी अगर हम देखें तो, क्योंकि एक मकसद आपका ये था कि एक ऐसी परीक्षा हो जाए जो कॉमन रहे और उसके बाद में पर्टिकुलर अपना अपना एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। अभ्यर्थियों की नज़र से देखें तो उनके लिए 2 परीक्षाएं हो गई हैं, मतलब दोहरी कवायद जिसे कहा जाए। आपके लिए कि
ऐसे अभ्यर्थियों को स्क्रूटनी कर लिया जाता है जो पर्टिकुलर अगले एग्जाम तक जाने वाले हैं कि नहीं हैं, एक काबिल हो जाते हैं। इन सब के बीच में अगर हम देखें तो इस फॉर्मूला को आप कितना सक्सेसफुल पाते हैं? देखिए, सबसे बेस्ट तो ये होगा कि हर परीक्षा सिर्फ एक पारी में हो और एक बार में हो और उसके बाद सिलेक्शन हो जाए। इसमें नॉर्मलाइजेशन की भी जरूरत ना पड़े। हाँ, सबसे बेस्ट तो वही होता है कि एक आइडियल बार वही में है। एक सीधी भर्ती हो जाए, एक ही पारी में हो जाए, लेकिन संभव नहीं हो पाता जी। क्योंकि जो संख्या है हमारे पास बहुत ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, एक व्यास कमेटी बनी थी काफ़ी वक्त पहले और उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि जितना हो सके परीक्षाओं को हम 2 स्टेज में कराएं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा होती है और उस संख्या को शॉर्ट करने के लिए हमको 2 स्टेज में कराना पड़ता है। फर्स्ट स्टेज के अंदर स्क्रीनिंग और सेकंड स्टेज के अंदर फिर एक्चुअल परीक्षा। तो इसी वजह से सीईटी का जो कॉन्सेप्ट था वो लाया गया था। जी सर। और मेरे आने से पहले एक बार सीईटी हो चुकी थी, उसमें 15 गुना का उसके अंदर फॉर्मूला लगाया गया था। और फिर मेरे आने के बाद 2024 में हमने सीईटी सीनियर सेकेंडरी और सीईटी ग्रेजुएशन कराया। उसमें 40% का फॉर्मूला था और अब हम जो करा रहे हैं वो दोबारा उसी को रिपीट कर रहे हैं। सीईटी सीनियर सेकेंडरी और सीईटी ग्रेजुएशन, उसमें 40% का ही फॉर्मूला है, लेकिन इसमें चेंज ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और पिछली बार चूँकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो जो ये संख्या थी जो हम चाहते थे कि शॉर्ट टेस्ट हो, वो हमारी आशान रूप नहीं थी, वो ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हो गए थे। उससे जो हमारा मकसद था कि सेकंड स्टेज की परीक्षा छोटी हो, कम संख्या के लिए, वो पूरा तरह से अचीव नहीं हो पाया था और इसी वजह से पटवारी परीक्षा को हमने 2 पारियों में कराना पड़ा था। हालांकि हमने जो वीडियो परीक्षा कराई उसके बाद में और उसके बाद जो हमने एलडीसी परीक्षा कराई वो हमने एक पारी में कराई, जबकि संख्या काफ़ी बड़ी थी, मगर फिर भी हमने काफ़ी कवायद की, बहुत मुश्किलात से वो परीक्षा कराई और मुझे बहुत खुशी है कि वो परीक्षा आराम से हो गई, वो सिंगल पारी में कराई। बिल्कुल। लेकिन अब हमारा प्रयास होगा कि दोनों सीटी जो हम करा रहे हैं उसके अंदर जो सिलेक्शन हो वो इतने नंबर के हों जो कि मैनेजेबल हों और हर इस पर आधारित जो परीक्षा हो सेकंड स्टेज की वो एक पारी में ही करानी पड़े और हमको जो सेंटर्स मिले वो बेस्ट हों। हम चाहते हैं कि जो सेंटर्स होते हैं परीक्षा के वो ऐसे होने चाहिए जहाँ पर कि कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके। सेंटर्स ऐसे होने चाहिए जो कि जहाँ पर बच्चों को पहुँचने में तकलीफ ना हो और जहाँ पर कि अरेंजमेंट्स प्रॉपर किए जा सकें। इसी वजह से हम चाहते हैं कि परीक्षा में कम से कम संख्या होगी तो हम अच्छे सेंटर ले पाएंगे जी। यदि संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो फिर दोबारा हमको 2 पारियों में करानी पड़ेगी परीक्षा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो सौभाग्य की एक बात, इन दोनों सीटी के माध्यम से हम चाहेंगे कि एक एडुकेट नंबर, पर्याप्त नंबर बच्चे सेलेक्ट हों और उसके बाद फिर सेकंड स्टेज की परीक्षा बहुत आसान हो जाएगी। और इससे जब सेकंड स्टेज की परीक्षा होती है, कम नंबर्स में कराने से, सही सेंटर्स में कराने से पारदर्शिता बनी रहती है, फर्जीवाड़े की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। इसलिए हालांकि इसमें परेशानी परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को परेशानी होती है, 2 बार परीक्षा देनी पड़ती है, समय लगता है, मगर एक पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने के लिए, नियुक्ति करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए ये 2 स्टेज परीक्षा आवश्यक है और हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक टीबीटी की भी बात है, जो टैबलेट बेस्ड जो टेस्ट आप कर रहे हैं उस पर मैं जाना चाहूँगा। तो एक्चुअली जो हम सारी परीक्षाएं हमारी पेपर पेन होती है, उसको बोलते हैं ओमार बेस्ड परीक्षा जी। उसके अंदर परीक्षाओं को हम सरकारी संस्थाओं में या प्राइवेट संस्थान में कराते हैं और वो संख्या काफ़ी बड़ी होती है, लेकिन इसमें एक पेपर लीक की संभावना बनी रहती है, क्योंकि जो पेपर बनता है उसके बाद फिर पेपर प्रिंटर्स के पास जाता है, फिर उसको प्रिंटर्स प्रिंट करते हैं, फिर वो पैक होकर फिर वो ट्रेजरी तक आता है, फिर ट्रेजरी से वो स्कूल सेंटर्स में जाता है और उसके बाद फिर वो बच्चों को बढ़ता है जी। तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है जिसमें हज़ारों लोग इसमें शामिल होते हैं और कहीं ना कहीं पर पेपर लीक की संभावना बनी रहती है। हालांकि हमने उसको बहुत फुल प्रूफ किया इस पूरी प्रक्रिया को और मुझे बहुत खुशी आपको बताते हुए कि पिछले हमने जो 138 पेपर कराए हैं पिछले 2.5 साल के अंदर, उनमें से कभी भी कोई ऐसी इशू नहीं हुआ कि पेपर लीक वाला कोई इशू हुआ हो। तो ये अपने आप बहुत बड़ा अचीवमेंट है और ये सबका अचीवमेंट है, कोई मेरा अकेले का नहीं, हमारे पूरे कर्मचारी चयन बोर्ड, सरकार का, हमारे पूरे जिला प्रशासन का, हमारे कैंडिडेट्स का भी, क्योंकि उन्होंने भी कोई लालच नहीं किया, दलालों के पास नहीं गए। तो ये सबका एक कलेक्टिव अचीवमेंट है। तो इस पूरी प्रक्रिया को, जो बहुत लंबी प्रक्रिया, उसको कट शॉर्ट करने के लिए सबसे अच्छा सोल्यूशन है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जी। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब ये है कि पेपर बन तो जाएगा लेकिन ना तो प्रिंट होगा ना वो आएगा, वो सीधा डायरेक्टली स्कूल में जो सेंटर में जहाँ पर भी कंप्यूटर्स के लैब होती है वहाँ पर आएगा, सर्वर पर आएगा परीक्षा के आधे 1 घंटे पहले और फिर कंप्यूटर के माध्यम से बच्चे के सामने आ जाएगा, उसको बच्चा देख सकता है और परीक्षा दे सकता है।
हमने इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से भी हमने 10 परीक्षा करा चुके हैं, जो कि छोटी परीक्षाएं थी। उसका मुख्य कारण है कि जब कंप्यूटर परीक्षा कराते हैं तो कंप्यूटर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। हम देखें तो राजस्थान के अंदर ही सिर्फ 20,000 कंप्यूटर टैबलेट कंप्यूटर्स टर्मिनल्स अवेलेबल है। बिल्कुल। और उन 20,000 के अंदर भी यदि हम देखें कि कौन से सिक्योर हैं, जहाँ पर कि हमको कोई डर नहीं है माफिया का या कोई फर्जीवाड़े का, तो वो सिर्फ मैं समझता हूँ कि 5,000 7,000 टर्मिनल्स हैं जहाँ पर कि परीक्षा करा सकते हैं, बिल्कुल। जो कि बहुत ही कम संख्या है। कर्मचारी चयन बोर्ड की सारी परीक्षाएं लाखों में होती हैं, तो छोटी परीक्षा तुम करा सकते हैं, जैसे हमने 10 परीक्षा कराई, लेकिन उसके बाद फिर बड़ी संख्या परीक्षा कराना हो तो फिर वो कंप्यूटर्स में संभव नहीं हो पाता। और जितना हम पारियों में परीक्षा कराएंगे उतना ज़्यादा फिर नॉर्मलाइजेशन का इशू बनेगा और बहुत दिक्कत होगी। बिल्कुल। तो इसलिए CBT भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो फिर हमने सोचा एक नेक्स्ट ऑप्शन वो है TBT, टैबलेट बेस्ड टेस्ट। जी। हम चाहते थे कि इन परीक्षाओं को हम बजाय प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कंप्यूटर लैब्स में कराएं। हम चाहेंगे कि हमारे को पूरा भरोसा था हमारे स्कूलों के ऊपर, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, जहाँ पर हमको लगता है कि पूरा भरोसा था, हम पारदर्शी तरीके से परीक्षा करा सकते हैं। जी सर। तो फिर हमने टैबलेट बेस्ड एग्ज़ाम कराने का सोल्यूशन सोचा और पिछले करीबन 1 साल से ऊपर हमने इस पर कार्रवाई की और IIT मद्रास में हमने पूरा के पूरा इसका ट्रायल किया। 1-2 कंपनियों ने इसमें काम किया और अभी रिसेंटली बहुत ही अभी 2 हफ्ते पहले 6 अगस्त को हमने इस ऑप्शन को हमने एक मॉक एक्सरसाइज कराया जयपुर के अंदर ही, और उसमें लगभग 200 कैंडिडेट्स एक शिफ्ट में बैठ के हमने उनको परीक्षा कराई। और ये टैबलेट बेस्ड जो टेस्ट था ये बहुत अच्छी तरह से हम पूरा कर पाए। 2 पारियों में कराया था 6 अगस्त में एक गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जयपुर के अंदर। और ये जानने के लिए कि जब पेपर सर्वर से टैबलेट्स पर अपलोड होगा, क्योंकि ये वाईफाई के जरिए होता है, लैन वाईफाई के जरिए, तो क्या उस समय माफिया या कोई हैकर इसको चुरा सकता है। तो उसके लिए हमने टीम्स बुलाई थी, IIT मद्रास, IIT बिट्स पिलानी, बिट्स गोवा, MNIT जयपुर, हमारी FSL की टीम, हमारी DOIT की टीम और 2-3 प्राइवेट हैकर्स जो कि काफ़ी रेपुटेड थे, और उन सब ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी इस पूरे सिस्टम को हैक नहीं कर पाया। जी। कुछ मामूली वो इंट्रूशन कर पाए, लेकिन पेपर हैक नहीं हो पाया, जो अपने आप में एक बड़ी हमारी अचीवमेंट थी, उपलब्धि थी उस फर्म की और IIT मद्रास की, और कह सकते हैं हमारी, क्योंकि मैं इसका पूरा प्रयास कर रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट तो होगा? कहने का मतलब है कि ये जब एक सक्सेसफुल रहा, हालांकि जो हैकर्स थे उन्होंने उसमें कई सारी कमियां उजागर की, और उन कमियों को फिर हम अभी कंपाइल कर रहे हैं जी। और इसको हम शेयर करेंगे फर्म से और IIT मद्रास से, और फिर प्रयास करेंगे कि इसको और भी ज़्यादा मजबूत और बेहतर बनाया जा सके। क्योंकि जो कोई भी जो रिक्रूटमेंट होता है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत सेंसिटिव होता है, तो हम बिना पूरी तरह तैयारी करके उस पर नहीं उतर सकते। इसलिए हमारा प्रयास है कि उसमें जो भी कमियां थोड़ी बहुत बची हैं उनको भी हम एड्रेस कर दें और उसके बाद इसको हम लेकर आएँ। लेकिन यदि TBT का हम इसको लेकर आ पाए तो फिर ये एक स्केलेबल ऑप्शन है। स्केलेबल का मतलब होता है आप उसको कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप उसको 1000 लोगों के लिए कराएं, चाहे उसको 10,000 के लिए कराएं, चाहे 1 लाख बच्चों के लिए कराएं, चाहे 10 लाख बच्चों के लिए कराएं। आपको रिक्वायरमेंट होगी टैबलेट्स की, सर्वर्स की और थोड़ी मैन पावर की। मैन पावर तो अवेलेबल होती है, टेक्निकल मैन पावर भी मिल जाएगी, सिर्फ टैबलेट्स खरीदने पड़ेंगे। उसके लिए चाहे हम सरकार खरीदे, चाहे वो एक प्राइवेट कंपनी खरीदे, चाहे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, वो ऑप्शन अवेलेबल होगा। और चूँकि भारत के अंदर बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते रहते हैं रिक्रूटमेंट के और दूसरे सिलेक्शंस के, एडमिशन के, तो मैं समझता हूँ कि जो भी इसमें हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बहुत जल्दी उसकी कॉस्ट रिकवर हो सकती है। लेकिन ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा, क्योंकि टैबलेट्स के ऊपर जो परीक्षा होगी उसके अंदर पेपर लीक की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये एक डूएबल ऑप्शन है और इस पर बहुत से लोगों ने भरोसा जताया, मगर जब तक हम नहीं करा पाते तब तक मैं नहीं कह सकता कि हमने इसको करा दिया है। पेपर लीक पर आपने बात की सर, बहुत सारे प्रावधान अभी सरकार की तरफ से किए गए हैं, केंद्र सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार भी, और लगातार सरकार ये चाहती है कि फुल प्रूफ परीक्षाएं हों जिसमें किसी तरह की कहीं कोई गुंजाइश नहीं रहे। आप किस तरह से देखते हैं इन प्रावधानों को लागू होने के बाद में, और इन कड़े प्रावधानों के होने के बाद में जो अभ्यर्थी हैं वो सुनिश्चित और एक अच्छे भयमुक्त वातावरण में अपनी परीक्षाएं, अपने इम्तिहान की तैयारी कर सकते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप परीक्षाओं में बैठ सकते हैं? देखिए, जब ये पेपर लीक पहले हुए थे, मेरे आने से पहले कुछ पेपर लीक हुए थे, और उससे पहले भी होते रहे हैं, सभी राज्यों में होते रहे हैं। और इसके बेसिकली जो इश्यूज़ हैं वो है पेपर लीक, या तो पेपर बनाने वाला खुद ही कर दे, मान लो मेंबर चेयरमैन वही कर दे, जैसे RPSC के अंदर हुआ था कि 2 मेंबर्स में एलिगेशन उन्होंने ऐसा किया था, या फिर जैसे जो एक्सपर्ट्स कर दे, जैसे कि अभी नीट वाली परीक्षा में हुआ था, या फिर प्रिंटिंग प्रेस कर दे। तो ऐसे भी कुछ केसेस हैं, एपिसोड जहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस ने पेपर लीक कर दिया, और उसके बाद में जब आता है पेपर रास्ते में लीक हो सकता है, या फिर जब
परीक्षा केंद्रों पर जाता है तो वहाँ पर उसको स्कूल के प्रिंसिपल लीक कर दें, या फिर माफिया कहीं से चोरी करके, बहुत सारे चरणों में ऐसे बहुत सारी जगह जगह पर ऐसे संभावना बनती है। जी। तो हर जगह पर हमको एक एक करके इसको लेना पड़ता है। तो जब मैंने आया उसके बाद फिर मैंने इस पूरे इसको स्टडी किया, जगह जगह मैंने विजिट किया, अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन में, बोर्ड्स में, और सारी जो रिपोर्ट्स थी तरह तरह की, जो एसओजी से मैंने डिस्कशन किया, सरकार से डिस्कशन किया, और इस सबका ये निकला कि हमने बहुत सारे इसमें स्टेप्स लिए, बहुत सारे मेजर्स लिए, और एक बहुत अच्छा मेजर जो पुरानी सरकार ने लिया था, पुरानी वाली गवर्नमेंट ने लिया था, कि उन्होंने एक बहुत ही सशक्त इसमें कानून बनाया था, जिसका कि और वैसा कानून अभी केंद्र सरकार भी बना रही है। तो एक बहुत अच्छा कानून उन्होंने बनाया, बहुत सख्त कानून, जिसकी वजह से माफिया के दिल में और बच्चों के दिल में भी डर बैठ गया, और हम उसको बहुत ही उसको जब लागू करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा निकलेगा। और उसके अलावा हमने तरह तरह के मेजर्स लिए कि बहुत सारी पेपर अलग से बनवाना, प्रिंट दूसरे से करवाना, अलग अलग प्रिंटिंग प्रेस का यूज़ करना, मल्टीपल प्रिंटिंग प्रेस यूज़ करना, मल्टीपल सेट्स बनाना, परीक्षा के कुछ देर समय पहले ही डिसाइड करना कि कौन सा सेट को इस्तेमाल करा जाएगा, लॉटरी के जरिए से या कैसे भी। उसके बाद में फिर पूरी कार्रवाई पर नज़र रखना, वीडियोग्राफी कराना, परीक्षा केंद्रों पर हमने जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगा देना, मोबाइल्स वगैरह को पर पूरा कंट्रोल रखना। हमारी जो अपने पहले जब चेकिंग होती थी, हमारे जो सेंटर्स के ऊपर HHMT पूरे नहीं होते थे, मेटल डिटेक्टर्स पूरे नहीं होते थे। फिर हमने करीबन 1.5-2 साल से हमने एक हमारी जो PSU उसको लगाया, और अभी हर सेंटर पर बाकायदा मेटल डिटेक्टर्स होते हैं, पूरी जांच होती है, एक बहुत तफसील से जांच की जाती है कि किसी बच्चे के पास मोबाइल तो नहीं है, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं है। और उसके बाद में फिर मल्टीपल लेवल और मल्टी लेवल सिक्योर्ड पैकिंग करना। ऐसे करके हमने बहुत सारे इसमें स्टेप्स लिए, और पूरा सरकार का सहयोग मिला, खासकर एसओजी का हमको बहुत सहयोग मिला। हमने बहुत सारे केसेस पकड़े, एसओजी ने बहुत सारे केसेस पकड़े उसकी वजह से, और फिर हमने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। और मैं भी कहना चाहूँगा, जैसे आप एक दूरदर्शन से हैं, तो मीडिया का बहुत बड़ा आपको सहयोग मिला। मतलब मीडिया ने जो हमने एक्शंस लिए, जो हमने कार्रवाई किया, जो हम इन्फॉर्मेशन जो बच्चों को देना चाहते थे, जो उनको हम अवेयर करना चाहते थे, जागृत करना चाहते थे, तो मीडिया ने इसका बहुत अच्छा रोल प्ले किया। और मीडिया के रोल की वजह से भी एक सब बच्चों में जागृति आई, उनको पता लगा कि यदि वो पेपर लीक में फंसेंगे तो आगे परीक्षा कैंसिल हो सकती है। जैसे कि सीनियर सब इंस्पेक्टर भर्ती कैंसिल हुई है, आपने देखा अभी, जैसे आज ही की न्यूज़ है, कल की न्यूज़ है कि जो ये झारखंड के अंदर परीक्षाएं हैं वो कैंसिल होने वाली हैं, हो चुकी हैं। बिल्कुल। सो कहने का मतलब है कि बच्चों को पता पड़ गया, कैंडिडेट्स को पता पड़ गया, उनके माता पिता को पता पड़ गया कि यदि आप पैसा देंगे दलाल को, पेपर लीक के माध्यम से प्रयास करेंगे, तो अभी वो दिन नहीं बचे जब आप बच पाएंगे, आप फंस जाएंगे, परीक्षा कैंसिल हो सकती है, आप पकड़े जा सकते हो, आपके दलाल पकड़े जा सकते हैं, आपके पैसे जा सकते हैं। तो ओवरऑल ये एक सबका कलेक्टिव, चाहे पुरानी गवर्नमेंट थी या नई गवर्नमेंट है या एसओजी है, कर्मी हैं, कैंडिडेट्स हैं, मीडिया है, सब ने ओवरऑल मिलजुल कर ऐसा रोल प्ले किया कि अभी एक ऐसा माहौल तैयार है, एनवायरनमेंट है, जहाँ पर कि बच्चा और उसके माता पिता 10 बार सोचेंगे कोई पेपर लीक होने से और ख़रीदने से। और उससे भी चीज़ है कि हमने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि अभी वो उसको पता नहीं पड़ेगा कौन सा पेपर आ रहा है, कब आ रहा है और कहाँ पर आ रहा है। एक सर आपकी भर्ती परीक्षा है LDC, जिसके अभ्यर्थी ये कहते हैं कि हमें लिखित परीक्षा भी हमारी हो जाती है, उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट में जाना पड़ता है। एक वहाँ पर जो 20-25 सेकंड का वो टेस्ट में, वहाँ अगर वो चूक जाते हैं तो वो उनका जो लिखित परीक्षा की उन्होंने मेहनत करी वो चली जाती। क्या इसको कुछ टाइपिंग टेस्ट को कैंडिडेट फ्रेंडली बनाया जा सकता है, या इस पर कोई ठीक किया जा सकता है उसको? देखिए, हमने LDC परीक्षा कराई थी पिछली बार, और मैं बताना चाहूँगा कि हमने प्रयास किया था कि जो भी हम सेंटर्स लेते हैं LDC परीक्षा कराने के, वहाँ पर कंप्यूटर्स अच्छे हों, सर्वर्स अच्छे हों, कीबोर्ड और जो माउस वगैरह अच्छे हों। और अभी हम जो कराएंगे LDC परीक्षा, वहाँ पर कीबोर्ड और माउस बिल्कुल नए देंगे। बिल्कुल। तो सबसे प्रॉब्लम बच्चों को होती है कि उनका कीबोर्ड अलग अलग तरह का वर्जन होता है, माउस अलग अलग तरह का होता है, तो हर एक बच्चे को कंफर्ट नहीं हो पाता। हाँ। तो हमने उसको हटाने के लिए नए माउस और नए कीबोर्ड ले लिए थे। अच्छा, टाइपिंग टेस्ट में अब नए कीबोर्ड, नए माउस हम देंगे, और सबके एक से होंगे जी। इसलिए कोई नहीं हो सकता कि मेरे को अलग दिया, दूसरा वाला ब्रांड दिया, तीसरा वाला ब्रांड दिया। तो मैं समझता हूँ कि वो ऐसा परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आज हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम हो, फेसबुक या इतने तमाम तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो 20 साल की उम्र में लाखों रुपए कमा रहे हैं, और एक तरफ 20 साल तक मेहनत कर जा रहे हैं युवा, और उनको भर्ती परीक्षाओं में सफलता नहीं मिल रही। इस दोनों चीज़ को आप किस तरह से पाते हैं, और कैसे आप इस पर अपनी राय रखते हैं?
देखिए, ये वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। बहुत सारे यहाँ पर मौके अवेलेबल हैं, बहुत सारी लाइन है, बहुत सारे प्रोफेशंस अवेलेबल हैं। तो वो कैंडिडेट की पर्सनल चॉइस होती है। अब जो एक सरकारी भर्ती में जाएगा तो नेचुरली उसको एक लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी मिलती है, उसको पेंशन मिलती है, उसको एक प्रतिष्ठा मिलती है, उसको रिकग्निशन मिलता है, और उसको फिर आगे की चिंता थोड़ी काफ़ी कम हो जाती है। जो इन्फ्लुएंसर है, ये ज़रूरी नहीं कि उसका इन्फ्लुएंस हमेशा चलता रहे। तो इन्फ्लुएंस कुड बी टेम्पोररी एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड है। उसका क्या भविष्य होगा कोई नहीं जानता। मान लो इन्फ्लुएंसर बीमार हो जाए, कुछ परेशानी हो जाए, तो उसकी रोजी रोटी रुक जाएगी। लेकिन सरकारी नौकरी की रोजी रुकने वाली नहीं है। मतलब वो तो उसका परमानेंट एक जॉब हो गया, जॉब सिक्योरिटी हो गई। तो वो दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, मगर एक पर्सनल चॉइस होती है हर एक युवा की। और आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दोनों काम कर लेते हैं, लेकिन नौकरी में भी रहते हैं। मतलब मैं अगर सर आपका एक पर्सनल ओपिनियन इस पर लूं कि कितने वर्ष तक आप अपनी तैयारी करें, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद में आप कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं, कितनी उम्र तक वो दें आप? क्योंकि एक अगर आपको लग रहा है कि आपकी कैपेबिलिटी है, आप क्रैक कर सकते हैं इम्तिहान को, तो ठीक है, नहीं तो मतलब वेस्ट ऑफ टाइम भी तो होगा ना सर वो। उसके बजाय अगर आप कहीं स्टार्टअप करें, कुछ अगर आप ऐसा कुछ बिजनेस खड़ा कर लें, बिल्कुल, तो इस बारे में क्या बोलेंगे? बहुत ही बिल्कुल सही, आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और मैं आपके माध्यम से सभी युवाओं को कहना चाहूँगा कि पहली बात तो कभी प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए। निरंतर प्रयास, परसिवरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वालिटी होनी चाहिए, और आपने को लगे रहना चाहिए, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मगर ये भी आवश्यक है, हमको जानना चाहिए हमारे में क्या कमियाँ हैं, हमारी कितनी कैपेबिलिटी, हमारी कितनी पहुँच है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हम पिछले करीबन 1.5 साल से परीक्षाओं का जो रिजल्ट देते हैं, हम हर बच्चे का रिजल्ट छापते हैं। जैसे चतुर्थ श्रेणी परीक्षा हुई थी, 21 लाख बच्चों का रिजल्ट हमने बनाया, जो कि 35,000 पन्नों में छापा था हमने। और हमने हर बच्चे को वो उसके व्हाट्सएप के माध्यम से हर बच्चे के पास पहुंच गया। हर बच्चे को मालूम है कि 21 लाख में मेरी पोजीशन कहाँ पर है, क्या मैं पहले स्थान पर हूँ, क्या मैं लास्ट स्थान पर हूँ, मैं अपने कैटेगरी में कहाँ पर हूँ, जनरल कैटेगरी में कहाँ पर हूँ, और कितने मेरे मार्क्स आए। तो उस बच्चे को अनुमान हो गया कि मैं अभी, क्या मैं आगे मेरा भविष्य सरकारी नौकरी में है कि नहीं, किस तरह का है। तो सिर्फ चतुर्थ श्रेणी में नहीं, हर होने वाली परीक्षा जो पिछले हम 1.5 साल से करा रहे हैं, रैंक मिल हर जगह बच्चों को पता है कि मेरे कितने मार्क्स हैं, मैं ओवरऑल मेरिट में कहाँ पर हूँ, और अपनी कैटेगरी में कहाँ पर हूँ, मेरी क्या संभावना है। बहुत अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि इस बच्चे को अभी एक सेल्फ असेसमेंट कर लेना चाहिए, और उसको लगे कि वो और मेहनत कर सकता है, उसमें और जिज्ञासा है जानने की, सीखने की और समझने की और कॉम्पीट करने की। तो मैं यही कहना चाहूँगा, उसको मैदान छोड़ना नहीं चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं कि आपके नंबर बहुत कम आए, इस बार आप रह गए पीछे तो आप आगे नहीं उठ सकते। नहीं, ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कि बिल्कुल पीछे रह जाने के बाद मेहनत करते हैं, नए जोश से, नई टेक्निक से पढ़ाई करते हैं और आगे तक जा सकते हैं। तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और तभी अपना ऑप्शन चेंज करना चाहिए जब आपके पास एक अच्छा ऑप्शन हो। सिर्फ यही हार मान करके मैं तो नहीं हो सकता, मैं 21वां लाख नंबर मेरा आया चतुर्थ श्रेणी में, तो मैं तो कभी भी नहीं हो पाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट यू शुड ऑलवेज एक्सप्लोर न्यू ऑप्शंस, वो करना चाहिए। सोशल मीडिया पर सर आप बहुत एक्टिव रहते हैं, और सोशल मीडिया पर आप क्विक जवाब भी देते हैं। भले वो ट्विटर की अगर मैं बात करता हूँ, वहाँ पर आपके जो सवाल के जवाब भी होते हैं वो बहुत फ़नी अंदाज में होते हैं। तो ये जो आपने सोशल मीडिया पे लोगों से कनेक्ट किया है, और ख़ास तौर पर अभ्यर्थियों से, तो ये कैसे आप कर लेते हैं, और इतना फ़नी क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप कैसे दे देते हैं? तो आपका सवाल बहुत अच्छा है, और एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा इस सवाल के ऊपर ही कि जो भी कुछ सुधार हमने पिछले 2.5-3 साल में किए हैं, उसका सारा श्रेय हमारे युवाओं को जाता है। क्योंकि मेरा प्रयास होता है कि जब भी कोई परीक्षा होती है, मैं हर परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षा केंद्र पर जरूर जाता हूँ परीक्षा के टाइम पर, और बच्चों से मिलता हूँ, फीडबैक लेता हूँ। फिर मुझे लगा कि ये फीडबैक मैं सोशल मीडिया पर भी ले सकता हूँ। तो फिर कोई बच्चों ने मुझे सजेशन दिया कि आप सोशल मीडिया को अपनाएं। तो मैंने दिसंबर 2023 में ट्विटर अकाउंट खोला था, और मुझे बहुत खुशी बताते हुए आज कि अभी लगभग 4,66,000 बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं, और बहुत से बच्चे इस हमारे ट्विटर को फॉलो करते हैं, देखते हैं, और इसके ज़रिए मेरा संवाद बना रहता है कैंडिडेट से, युवाओं से, और उनको मैं अपनी बात बताता हूँ, अपने सारे जो इन्फॉर्मेशन होती है कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों की वो देता हूँ, और उस पर मुझे बहुत बच्चों का फीडबैक मिलता है। और जब आप संवाद करते हैं तो बहुत से ऐसे लाइट मूवमेंट्स होते हैं जब बच्चे कुछ फ़नी सी बातें पूछते हैं और बताते हैं, और मैं भी फिर कोशिश करता हूँ कि मैं बजाय एक स्टिफ कॉलर चेयरमैन बन के और टेढ़ा सा मुँह करके रहूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चों के साथ बच्चों जैसा रहूँ और बच्चों वाली बातें करूँ, ताकि वो मेरी बात को समझेंगे। तो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं उनके लेवल पर जाकर उन बातों को बताऊँ,
और ऑफ कोर्स जब आप पब्लिक से में जाते हो, पब्लिक स्पेस में, तो बहुत सारे बच्चे नेगेटिव ट्वीट भी करते हैं, मगर मेरे लिए वो नेगेटिव ट्वीट्स भी काफ़ी फीडबैक है। तो ओवरऑल एक हमारा कम्युनिकेशन बना हुआ है कैंडिडेट्स का, युवाओं का मेरे साथ में, और मुझे बहुत खुशी है कि उसके ज़रिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ। लेकिन एक राज की बात मैं बता भी चुका हूँ, वैसे तो ये राज की बात बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक राज की बात है बहुत लोगों के लिए। ये ट्विटर हैंडल जो मैंने चलाया, वो बच्चों को कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं चलाया, वो तो सिर्फ एक बहाना है जी। मेरा असली जो मकसद है वो ये है कि मैं बच्चों से जुड़ूं, बच्चों का जो बिहेवियर है, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि हमारे जो यूथ है, युवा है, उनको जो परवरिश हो रही है, जैसे पहले हमेशा नैतिक मूल्यों की बात होती थी, चाहे वो घर पर हो, चाहे वो स्कूलों के अंदर हो, वो थोड़ा सा कम लगता है मुझको अभी होता है। जैन और जी के संदर्भ में विशेष बात है आपकी? जी, जैन जी या हमारी भी जनरेशन थी, उसके अंदर भी मैं समझता हूँ हमारे पुराने जो हमारे जो माता पिता थे या उनके दादा दादी थे या जो भी थे, तो उस समय नैतिक मूल्य बहुत हाई थे। वो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो कम होते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक हमारी एक बहुत बड़ी कमी है, जो कि देश के निर्माण में एक अवरोध बनी हुई है, रुकावट बनी हुई है। और कोई भी कंट्री या नेशन तभी एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है जब वहाँ के लोगों का कैरेक्टर अच्छा हो, चरित्र अच्छा हो। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि मैं प्रयास करता हूँ कि जो मैंने जीवन जिया, मेरी 40 साल का अनुभव रहा आर्मी का, अब 3 साल का अनुभव मेरा कर्मचारी चयन बोर्ड का हो गया। इस सब में जो मैंने सीखा, जो मैंने गलतियाँ की, वो गलती बच्चे ना करें। जो मैंने सीखा उसको मैं शेयर करूँ। और मेरा यही प्रयास है कि यदि 4 लाख नहीं तो 40,000 ही सही, 40,000 नहीं तो 4,000 ही सही, चाहे 400 ही, चाहे 40 बच्चे ही सही, बिल्कुल। यदि किसी का मैं उनका बिहेवियर में कुछ परिवर्तन ला सकूँ, राइट वो लोग देश के बारे में सोच सकें, समाज के बारे में सोच सकें, शिक्षा के बारे में सोच सकें, तो ये मेरा अपने आप का एक पर्सनल अचीवमेंट होगा। तो असली मकसद मेरा वो है। बाकी भर्तियों का जो इन्फॉर्मेशन वो तो एक बहाना है। बिल्कुल। और उम्मीद है सर कि जो आपने सोचा था कि जिस तरह से कि नैतिक मूल्यों में बढ़ोतरी आप कर पाएँ युवाओं की और उनके चरित्र को और बेहतर कर पाएँ, और उस दिशा में जो आपने सुझाव भी दिए हैं, ये सुझाव उनको ज़रूर पसंद आए होंगे और अपने जीवन में वे ज़रूर आत्मसात करेंगे। आज के इस खास पॉडकास्ट में आपने समय दिया सर, हम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कहेंगे। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे मौका दिया बच्चों से बात करने का, युवाओं से बात करने का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि युवाओं ने इस बात को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। जी। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहें डीडी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।